हेलो एवरीवन। ये एमसीक्यू सेशन का सेकंड लेक्चर है, तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो वो एक्सपेंडिचर जो एक तो रेवेन्यू नेचर का है, सेकेंडली जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट देगा उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल हो गया, एडवर्टाइजमेंट करने में जो खर्चा होता है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में हमें बेनिफिट देगा। देन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट स्पेंट टू acquire or significantly improve the capacity or capability of a long term asset such as equipment or building। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुआ जो एसेट को परचेज करने में या उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने में किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट की भी एसेट साइड पे दिखाते हैं। फिर आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ बिजनेस थ्रू द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को या तो परचेज करके लाया फैक्ट्री में और फिर सेल किया या फिर खुद ही मैन्युफैक्चर किया, इस पूरे प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस होगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हेनेवर गुड्स आर परचेज्ड, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स लाइक कैरिएज, कार्टेज, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा आर टू बी शोन सेपरेटली फ्रॉम परचेज अकाउंट। तो जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, इसमें जो भी एक्सपेंस होगा उसे सेपरेटली दिखाया जाएगा परचेज अकाउंट से। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 एंड कार्टेज पेड ₹1,000, तो इसकी एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट 10,000 डेबिट और कार्टेज अकाउंट 1,000 डेबिट। ये नॉमिनल अकाउंट हैं, तो एक्सपेंसेस जो हैं उनको डेबिट करते हैं। और फिर टू कैश अकाउंट उसको क्रेडिट करेंगे 11,000। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और यहाँ पे व्हाट गोज़ आउट जो होता है उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। तो सेपरेटली शो किया जाएगा गुड्स के केस में। अब देखते हैं एसेट के केस में क्या होगा। व्हेन एसेट इज परचेज्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ इट इज एडेड टू इट्स परचेज अकाउंट। उसके परचेज अकाउंट में ही उसको ऐड किया जाएगा एंड नॉट शोन सेपरेटली। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल से अगेन समझते हैं। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 1 लाख में मशीनरी लाई एंड एक्सपेंसेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट ₹10,000। तो इन दोनों को प्लस करके शो करेंगे, सेपरेटली नहीं शो करेंगे। तो वही किया है यहाँ, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है टोटल अमाउंट से और टू कैश अकाउंट उसको क्रेडिट किया है, राइट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ पर्सन हु ओज मनी टू फिर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड क्रेडिटर या फिर डेटर। तो हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वो पर्सन जो मनी ओ करेगा टू बिजनेस, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, मनी इनफ्लो होगा और उसको डेटर बोलेंगे। जब कोई पर्सन ओ करेगा मनी टू बिजनेस के लिए मनी इनफ्लो होगा तो उसको डेटर बोलेंगे। अब क्रेडिटर क्या हुआ? क्रेडिटर वो हुआ जब बिजनेस को इन फ्यूचर बिजनेस को जिसे मनी देनी है, मनी जिसको देनी है, मतलब आउटफ्लो होगा मनी का बिजनेस से, तो वो पर्सन क्रेडिटर होगा हमारा, राइट। तो इसका राइट आंसर बनेगा डेटर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ। तो परचेज क्या रेफर करता है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एसेट के परचेज को उसके नाम से देखते हैं। जब भी कोई एसेट परचेज करके लाया तो हम ऐसे लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, या फिर ऐसे लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट। एसेट को ऐसे ट्रीट करते हैं। बट अगर गुड्स परचेज करके लाएंगे
तो आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऐसे दिखा रहे हैं कि गुड्स अकाउंट को डेबिट किया या क्रेडिट किया, नहीं, वहाँ पे हमेशा परचेज अकाउंट होगा। तो परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, जो भी रीसेल करने के लिए हमने गुड्स लाई, ना कि बिजनेस, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए या फिर एज अ फिक्स्ड एसेट जो नहीं थे, जो रीसेल करने के लिए गुड्स लाए उनको जो है परचेज बोला जाएगा। उनकी एंट्री भी ऐसे ही होगी, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट MCQ, स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, विच एवर इज़ लोअर, या फिर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हाइयर, या कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू पे। तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, विच एवर इज़ लोअर, इन दोनों में से जो भी लो होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। और ऐसा हम किस प्रिंसिपल के अंडर करते हैं, तो वो है अंडर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो कहता है इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो प्रोस्पेक्टिव हो गया जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो, तो जो भी लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। तो जो स्टॉक है उसको कम से कम वैल्यू में लिखा जाता है। नेक्स्ट MCQ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, जब जो अमाउंट हमने विदड्रॉ किया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो करंटली प्रेजेंट है बैंक अकाउंट में, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। और इसका क्या बैलेंस होगा, जो बैंक है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और इस पे क्या रूल लगता है कि डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट करना है जो रिसीवर है, और क्रेडिट करना है जो गिवर है। तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट किया तो बैंक जो था वो गिवर था, तो इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और साथ में जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस पे शो किया जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली इसका आंसर रहेगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, विद इन 1 ईयर उस लायबिलिटी को हमें पे ऑफ करना होता है। तो ऑप्शंस में अगर और ऑप्शंस देखें तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुआ जिसको मोर देन 1 ईयर पे करना होता है। और फिर है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये समझ लेते हैं, ये वो लायबिलिटी हुई जो अभी नहीं है पर फ्यूचर में हो सकती है। जब जो इसका लीगल रिजल्ट आएगा, जो भी कोर्ट में अभी चल रहा होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ये हो सकती है, अभी नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर दोज दैट मे बी इनकर्ड बाय एन एंटाइटी डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट सच एज द आउटकम ऑफ एन पेंडिंग लॉ सूट, राइट। तो क्लेम अगेंस्ट द बिजनेस नॉट एक्नॉलेज एज डेट, जिसको अभी एक्नॉलेज नहीं किया गया है एज अ डेट बट इन फ्यूचर अराइज हो सकता है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं उसको, जो विद इन 1 ईयर हमें पे ऑफ करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, प्रीपेड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्यूड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेएबल। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं जिनको करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है, इनकी एग्जांपल्स हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बैंक लोन्स। तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और एक टर्म है शेयर्स, इनको समझते हैं। तो जो बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी इशू करती हैं। और जो डिबेंचर्स हैं ये इनको रिटर्न करना होता है वापस कंपनी को जब इनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। बट जो शेयर्स हैं वो एक बार अगर कंपनी से हमने परचेज़ कर लिए तो ये पर्सन टू पर्सन सेल किए जाएंगे, वापस कंपनी को नहीं। तो ये इनमें डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट MCQ, द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज़। तो एक्रूड इनकम वो हुई जो हमने अर्न तो कर ली है बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई, मे बी अपकमिंग ईयर्स में हमें रिसीव हो जाए। तो एक्रूड इनकम एसेट हुआ, क्योंकि बिजनेस ने एक्रूड इनकम की है बिजनेस ने, वो उसे कभी ना कभी मिलेगी, तो वो एसेट हुआ। नेक्स्ट MCQ, टाइम आफ्टर विच द बिल इज़ टू पेड। टाइम आफ्टर विच द बिल इज़ टू पेड, तो इसका आंसर रहेगा टेन्योर, क्योंकि टेन्योर का मीनिंग ही होता है टाइम पीरियड।
बट ये जो बाकी टर्म्स हैं ये भी देख लेते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कनेक्टेड हैं। तो ड्यू डेट वो डेट हुई जब तक वो टाइम पीरियड जब तक हमको एक ऑब्लिगेशन को सेटल करना था, जो भी लायबिलिटी थी उसको पे ऑफ करने के लिए जो एक हमें टाइम पीरियड दिया गया था उसको बोलेंगे ड्यू डेट। उसके बाद आता है डेज ऑफ ग्रेस। अ ग्रेस पीरियड इज़ अ set length of time after the due date during which payment may be made without penalty। तो जब ड्यू डेट भी हो गई उसके बाद कुछ डेज दिए जाते हैं हमें, जिस पे अगर हम पेमेंट कर देंगे तो लेट फ़ी के साथ पेमेंट रिसीव की जा सकती है, बट आफ्टर दैट जो है पेनल्टी लगेगा। तो ये जो कुछ डेज एक्सटेंशन मिलती है उसको डेज ऑफ ग्रेस बोलेंगे। और ये कितने दिन की मिलती है? दीज आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल। नेक्स्ट MCQ, एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस उसको क्या बोलेंगे? तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। दे आर शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाएगा कैपिटल एक्सपेंसेस को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। देखिए एग्जांपल है इसकी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो ये तो सिंपल वाली एग्जांपल थी, बट जो कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट है, अगर हमने उसके एक्सटेंशन के लिए या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे एग्जांपल सच एज इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ थिएटर। एक थिएटर में अगर पहले 100 लोग बैठते थे, अब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, वहाँ पे ज़्यादा सीट्स एस्टैब्लिश करके अब 150 बैठ रहे हैं। तो इसने हेल्प किया इंक्रीज़ करने में अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट थिएटर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द फिक्स्ड एसेट टू द प्लेस ऑफ देयर यूज़। तो जो भी फिक्स्ड एसेट हमने परचेज़ किया उसको जो प्लेस ऑफ देयर यूज़ है, मतलब फैक्ट्री वगैरह में लाने तक का जो खर्चा है उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। इसकी एग्जांपल है जैसे सच एज फ्राइट ऑन फिक्स्ड एसेट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट MCQ, कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। तो 2 टर्म्स हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये दिया जाता है जब बल्क में परचेज़ किए जाएँ गुड्स, तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट देते हैं और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो होता, मतलब इसकी वैल्यू सेपरेटली नहीं बताई जाती है। बट जो कैश डिस्काउंट है ये तब दिया जाता है जब जो टाइम पीरियड दिया गया हो, फिक्स टाइम दिया गया हो पेमेंट का, उससे पहले अगर पेमेंट रिसीव हो जाए तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट प्रोवाइडेड ऑन, तो ये दिया जाएगा प्रॉम्प्ट पेमेंट में। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है पहले जो पेमेंट कर दी गई टाइम से पहले, तो C आंसर है 9 का। नेक्स्ट MCQ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कंटेन करेंगे? अ प्रॉमिस, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अ कंडीशनल ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर गुड्स। तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन रिटर्न, तो रिटर्न में होना चाहिए। द ऑर्डर शुड नॉट हैव अ कंडीशन, तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस ऑर्डर में। फिक्स डेट फॉर अमाउंट टू बी पेड, जो भी अमाउंट पे करना है उसकी फिक्स डेट मेंशन होनी चाहिए। द बिल मस्ट बी साइंड बाय बोथ द ड्रॉई एंड द ड्रॉयर, जो भी इशू करने वाला है और जो रिसीव करने वाला है दोनों के सिग्नेचर। तो इसका आंसर रहेगा B, एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। नेक्स्ट MCQ, इफ़ बिजनेस एसेट्स आर मोर देन इट्स लायबिलिटीज़। अगर एसेट ज़्यादा हैं लायबिलिटी से तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंसी बोलेंगे। बट अगर एसेट्स कम होंगे लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको इनसॉल्वेंसी बोलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और ये था आज का ओवरऑल MCQ सेशन। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDF ऑफ द लेक्चर फ्रॉम द पिन्ड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, bye.